जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रशांत और काफ़ी मैं कहूँगा कि 4 से 5 दिन के बाद ये वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ एग्जाम के बाद में, क्योंकि कुछ आंखों में समस्या ऐसी हो गई थी कि प्रेजेंटेशन पीपीटी वगैरह कुछ बना नहीं पा रहा था और इस वजह से स्क्रीन पर ज़्यादा देख भी नहीं पा रहा था, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट में आया। बट कोई नहीं, जो भी बच्चे एनडीए 2025 फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी सभी करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, पर सिलेक्शन हमेशा कुछ का होता है। सर ऐसा क्यों है? पहला रीजन तो सीट्स कम है, लेकिन दूसरा रीजन एक और है। दूसरा रीजन ये है कि सर हम तैयारी बहुत करते हैं लेकिन हम सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं। अगर हम तैयारी सही डायरेक्शन में करें, अगर अपनी तैयारी की हम स्ट्रेटजी बना करके उस तैयारी को करें, क्योंकि हम करते गए स्टार्टिंग में लगता है हम ये भी कवर कर लेंगे, वो भी कवर कर लेंगे, सब कुछ कवर करने के चक्कर में हम रैंडमली कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट जैसे जैसे समय बीतता है, ना ही हमारे पास कुछ नोट्स होते हैं कि हमने क्या कवर किया क्या नहीं किया, कुछ भी हमें पता नहीं होता है। और उसकी वजह से होता क्या है कि अल्टीमेटली फिर से हमें लगता है कि यार हमारी तैयारी आधी रह रही है, या फिर हमने जो सोचा था वो हो नहीं पा रहा है। लास्ट में समझ में आता है कि ये चैप्टर कुछ ज्यादा वेटेज के थे, या ये चैप्टर तो आता है लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट दोबारा पूछा है लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं। तो आज मैं सारी बातों का डिस्कशन करूंगा 180 डेज स्ट्रेटजी में, जहां पर एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या आपकी टेक्निक होनी चाहिए जिससे सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाए। मैं ये नहीं कहूंगा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी मेहनत आप खुद से इस तरह से तैयारी कर रहे होते हैं रैंडमली, उतनी ही मेहनत में आपके सिलेक्शन के चांस स्ट्रेटजी फॉलो करके 10 गुना बढ़ जाते हैं। तो मेहनत तो सर करनी है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में करनी है, और वो सही डायरेक्शन क्या है वो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। एक तरफ से सब कुछ डिस्कशन में लेकर के चलेंगे, हर चीज, हर छोटी से छोटी चीज को अपन डिटेल वे में समझेंगे। और ये वीडियो अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो मैं ऐसा मानूंगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़े हैं, अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि भैया स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखो और आप समझो कि आप कैसे तैयारी करना चाह रहे थे। ऐसा तो नहीं कुछ नई चीज है जो यहाँ पे बताई गई है जैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन कराने के बावजूद, इतना रिजल्ट देने के बावजूद हमें बात समझ में आई कि भैया सबसे मेन जो चीज है वो स्ट्रेटजी है। और ये आप मेरी कोई वीडियो देख लो, कोई लेक्चर देख लो, अगर मैं कहीं पर भी सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैंने वहां पे एक वर्ड जरूर यूज किया है, वही सही डायरेक्शन और स्ट्रेटजी, हर जगह पे। क्योंकि उसके बिना सिलेक्शन ले पाना एनडीए क्या किसी भी एग्जाम में हो ही नहीं सकता। आप कोई भी एग्जाम ले लो XYZ, यहां तक आप एसएसबी भी देने जा रहे हो, अगर आप स्ट्रेटेजिकली वहां नहीं खेलोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर वहां पे भी स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे कि जीटो टास्क में किस तरह से हमें क्या करना है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप फेल हो जाओगे। तो पहले सबसे पहले क्या बनानी पड़ती है? स्ट्रेटजी, माइंड मैप, रोड मैप, एवरीथिंग। हम यहाँ पे बहुत डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये कोई नॉर्मल इस तरह से नहीं है कि जहां पे आप बता दिया, ऐसा नहीं। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैं आपको चीजें समझाने की मैं कोशिश करूंगा और हर चीज आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए सिलेक्शन अच्छे से अच्छा, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो आपका रेशियो है, जो आपका परसेंटेज है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन होने की, वो बढ़े, वो इंक्रीज हो। राइट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन, क्योंकि 180 डेज सर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें भी पता है, भैया आपको भी पता है, अप्रैल में एग्जाम है, 13 अप्रैल को एग्जाम है, जनवरी फरवरी मार्च उधर 3 महीने, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर इधर 3 महीने। सितंबर के कुछ जो मंथ है मैं इनको इसलिए काउंट नहीं करूँ कि भी होली आएगी, कुछ छुट्टियां आएंगी, कुछ चीजें होंगी, और जाहिर सी बात है कि 180 डेज ही अपन लेकर के चलते हैं कि हमारे पास है। बाकी जो बचेंगे उनमें वैसे भी हम रिवीजन और बाकी चीजों पर ध्यान देंगे। राइट, तो करना क्या है, कैसे क्या करना है, हर चीज का डिस्कशन अपन लेकर के चलते हैं। तो हमारा जो एजेंडा है वो सबसे पहला एजेंडा हमारा क्या है कि हम ये समझेंगे कि भैया एनडीए एग्जाम क्या है, एनडीए एग्जाम क्या है, क्या है एनडीए एग्जाम, सिलेबस क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चा भूल जाता है, क्या पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ एग्जाम लेवल्स और स्ट्रेटजी, और फिर कंटेंट की बातें करेंगे। राइट, एक एक करके सारी बातों को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले सर एग्जाम क्या है, एग्जाम क्या है, एनडीए का एग्जाम है क्या? एक्चुअली में देखो, एनडीए का एग्जाम भैया 2 पेपर आपके होंगे, एनडीए के 2 पेपर होंगे। ये बड़ी सी बिल्डिंग जो आपको पीछे दिख रही है नेशनल डिफेंस एकेडमी है। अगर बहुत पास से देखना चाहते हो तो भैया एनडीए एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके अंदर अगर 3 साल ट्रेनिंग करना चाहते हो तो एनडीए एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। और वो मैं आपको सारी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ एक करके, बस आपको ध्यान से सुनना है, केवल समझना है। और अपनी स्ट्रेटजी को अगर आपने कोई बना रखी है तो वहां पे अगर आप कुछ लग रहा है कि हाँ यार इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। आपको भी पता है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा एनडीए क्या है, ये सारी चीजें नहीं है ना, ये सारी चीज आपको पता है ऑलरेडी। बट यहाँ पे एनडीए एग्जाम, राइट, देखो एनडीए एग्जाम बच्चा 2 स्टेज में कंडक्ट कराया जाता है। पहला जो स्टेज है, स्टेज जो 1 है वो रिटन की स्टेज है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो हमारा है वो मैथ्स का होता है, और बेसिकली हम आज सारी बातें मैथ्स की करेंगे, हम आज सारी बातें मैथ्स की करेंगे, जीएटी हम आज नहीं कर रहे हैं। राइट, पेपर 2 आप सभी को पता है जीएटी का होता है सर, जीएटी का होता है, ये जीएटी का पेपर है। ऑल्दो जब मैं कट ऑफ अभी डिस्कशन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि जीएटी का भी क्या चीज है, बट अभी अपन जीएटी के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले, मैथ्स को अपन ज्यादा फोकस में लेकर के चलेंगे। क्योंकि इस बार का एग्जाम जैसे कंपैरेटिवली लोगों को लग रहा है कि आसान आया है, तो
ऐसा भी मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा और वहां पे बताऊंगा कि सर जब भी एग्जाम सरल आता है तो उसके बाद वाले पेपर में होता क्या है। और ये मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं, रैंडमली कुछ नहीं बोलूंगा, कट ऑफ से दिखाऊंगा जो हुआ है एक्चुअल में, राइट। मैथ्स पे अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। मैथ्स का जो हमारा है वो 120 क्वेश्चन सर होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट्स आपके पास होते हैं, मतलब कि सर 2.5 घंटे आपके पास में होते हैं, 2.5 घंटे आपके पास में होते हैं, राइट। 2.5 घंटे आपके पास में होते हैं, जहां पे आपको जो पेपर होता है वो पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, मतलब कोई कंप्यूटर वाला पेपर नहीं, यहाँ पे आपको ओएमआर खुद पेन से भरने पड़ेंगे, ये यहाँ पे काम होता है, राइट। टोटल जो मार्क्स होते हैं बेटा वो 300 होते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है, और 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की क्या होती है बेटा, नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग, राइट। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, पक्की बात रहेगी 1/3 की, मतलब आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 क्वेश्चन सही चला जाएगा, या फिर अगर ऐसे देखें तो 1 क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, और अगर आपने 1 क्वेश्चन गलत किया तो माइनस का 0.83 आपका हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही सावधानी से खेलना होता है, गेम बड़ा ही चैलेंजिंग है, आराम से खेलना है। सारी बातों पे मैं चर्चा करूंगा। पेपर 1 मैथ्स के बारे में आज अपन बातें करते हैं। सबसे जो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में, वट एवर इट इज, बट क्योंकि अपन इंडिया एग्जाम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, सबसे पहले जो चीज पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए सिलेबस। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप समझ लो कि इंडिया एग्जाम आपका निकलना असंभव सा है। अगर निकल भी रहा है तो अगर सिलेबस पता होता उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते तो और कहीं अच्छा स्कोर आप कर सकते थे, राइट। तो सबसे पहले अपन अब आ जाते हैं सिलेबस पे, है ना। ये थोड़ी बेसिक सी बातें हो गई, इसके अलावा इसमें कुछ जानने की जरूरत है नहीं। अब आ जाते हैं सीधे पेपर 1 के सिलेबस पे कि सर पेपर 1 का सिलेबस क्या है। सिलेबस मैंने कई पार्ट्स में लिख रखा है क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, आपको ही पता है। मैं इस पर भी बात करूंगा क्या कवर करना चाहिए क्या नहीं कवर करना चाहिए, मैं सारी बातों पर आज चर्चा करूंगा, हर चीज आपको बताऊंगा। पेपर 1 मैथमेटिक्स का है, जिसमें सारे टॉपिक्स मैंने ऊपर यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए, ये पूरी तरीके से यूपीएससी के नोटिफिकेशन से लिया गया है, कुछ भी इसमें से अपने मन से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है। तो ऐसा मत समझना है कि सर ने अपने मन सिलेबस लिखा है, नहीं बेटा, जो यूपीएससी जारी करती है मैंने वही सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। एक एक करके बात जरा से कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो सबसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। देखो अलजेब्रा में अगर यहाँ पे ध्यान से पढ़ें तो कई सारे टॉपिक्स इन्होंने मर्ज करके बताए हैं, जैसे सेट हो गया, ऑपरेशंस ऑन सेट, जैसे आपने देखा होगा। और ऐसा नहीं, मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं, अगर आप किसी भी बच्चे ने प्रीवियस ईयर का एग्जाम देखा है, पेपर देखा है, अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन लगा के अगर बताता तो वीडियो काफी लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने इस चीज को नहीं किया है। अदरवाइज आप देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, सेट के कॉन्सेप्ट उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट आपने देखा होगा, हर साल लगभग ए यूनियन बी, ए माइनस बी, इन सब पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। वेन डायग्राम्स पे क्वेश्चन आते हैं, जहां पे अभी भी आते हैं ओनली टू ओनली वन, इस तरह के सवाल, राइट। डी मॉर्गन लॉ, कार्टियन प्रोडक्ट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, कुछ बताने की जरूरत नहीं है जहां से क्वेश्चन ना आते हो, मतलब जो यूपीएससी ने लिख रखा है अपने सिलेबस में क्वेश्चन वहीं से पूछेगा सर, उसके अलावा और कुछ पूछेगा नहीं, और कुछ नहीं पूछेगा, राइट। जैसे बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे नहीं लिखा है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे A+B करके उसमें वहां पे डिफाइन किया था, बाइनरी ऑपरेशन है, वैसे आपने पढ़े होंगे सेट वगैरह में कहीं दिए होते हैं, बट वो आपको यहाँ पर नहीं है तो वो नहीं पढ़ने होते हैं, वो नहीं, बाइनरी नंबर अलग है, बाइनरी ऑपरेशन अलग है, सिलेबस में नहीं है तो सर अपन नहीं पढ़ेंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑनलाइन आपने देखा, इसी बार जो क्वेश्चन आया, रूट 12 से लेकर रूट 15 के बीच में कितने इरेशनल नंबर है, तो ये सीधे से यहीं से निकल करके आया। कॉम्प्लेक्स नंबर फिर बात करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज, मॉडुलस, आर्गुमेंट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, साफ इन तीनों से सवाल हर बार मिलता है, मॉडुलस से मिलेगा, आर्गुमेंट से मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से भी मिलेगा, राइट। इसी तरीके से बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, बाइनरी नंबर्स पे जैसे इस बार सवाल तो नहीं दिखा, लेकिन अगली बार चांसेस हैं कि सवाल दिख सकता है, और अगर प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो आपको सवाल दिखेंगे भी, ऐसा नहीं सवाल नहीं है, सवाल आए हैं, राइट। फिर आगे बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर इन डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम एंड वाइस वर्सा, कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी बनाना, ये आपको आना चाहिए, बाइनरी सिस्टम में आपको इतना पता होना चाहिए और कुछ नहीं, राइट। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपने भी देखा, एपीजी पीएचपी पे सवाल बनता ही बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट के सवाल है, कोई भी इमेजिनरी कोफिशिएंट का सवाल आपके में नहीं है, राइट। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, लीनियर इनइक्वेशन का भी सवाल है, भी आपने देखा कि इनइक्वालिटी आ जाती है सर, साफ उन्होंने बता रखा है कि हम पूछेंगे सर, हम सिलेबस में दे रहे हैं, राइट। फिर है सर वेरिएबल्स बाय ग्राफ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉगरिथमिक एंड देयर एप्लीकेशंस, है ना। अब मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताने वाला कि ये सारी चीजें हैं, बट आपको पता है कि चैप्टर्स क्या क्या हैं। ये पीडीएफ में पूरा टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, अगर किसी को पीडीएफ पूरा चाहिए हो तो डाउनलोड भी कर सकता है टेलीग्राम पर जाकर के, कोई समस्या की बात नहीं है, राइट। टेलीग्राम @प्रशांत डिफेंस एकेडमी, या फिर आप सीधे प्रशांत डिफेंस एकेडमी सर्च करोगे तो आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां पे ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी अभी सर वेटेज कितना किसका क्या है, मैं इस पे सारी चर्चा कर लूंगा, एक बार मैं सिलेबस बस आपको बता दूंगी कैसा कैसा सिलेबस है ना। और उसके लिए मैंने बहुत एक अच्छी टेक्निक आपके लिए बनाई है, जिससे आपको कुछ चेक नहीं करना है, आप सीधे कुछ इनपुट्स दोगे और सीधे आपको पता चलेगा कि कितने वेटेज के आप चीजें अटेम्प्ट करने वाले हो, उस पर चर्चा भी करते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात करें तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट टॉपिक दोनों ही हमने साथ में इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि दोनों से साथ में क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे जो लिखा है उसी से क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहे देख लो एप्लीकेशन सोल्यूशन, ये सब आता है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सर सवाल हर बार आ रहे हैं, हर बार सवाल आ रहे हैं।
एप्लीकेशन ऑन ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, हर बार सवाल बन रहे हैं, हर बार ऐसा कभी हो ही नहीं रहा है कि सवाल ना आ रहे हो। फिर सर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, एंगल एंड देयर मेजर ऑन डिग्रीज, इन सारी बातों, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है उस पे सवाल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ एप्लीकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, सवाल हर बार और ज्यादा इन्होंने डिटेल में नहीं बताया कि हम क्या क्या पूछेंगे, है ना, बट जो इन्होंने बता रखा है चैप्टर का नाम दे दिया तो मतलब है कि उसमें से आएगा। पहले इन्होंने सेट वाले में थोड़ा डिफाइन किया कि हाँ थोड़ा डिटेल बता देते हैं, लेकिन फिर इनको लगा कि सिलेबस इतना बड़ा है कि हर चीज में अगर डिटेल में बताएंगे तो हमें समस्या हो जाएगी, इसलिए फिर इन्होंने सीधे से चैप्टर के नाम लिखने स्टार्ट कर दिया, राइट। फिर आप देखोगे एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, तो पूरा इन्होंने काफी कायदे से बताया है कि सर हम क्या क्या पूछेंगे, है ना, इसमें बताया, इसमें बहुत कायदे से बताया। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन मतलब कि सर 2D और 3D, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, स्फीयर, कॉनिक, सब सर्कल, सब कुछ इसमें इन्होंने बता दिया कि सर हम ऐसा सब पूछेंगे, एसेंट्रिसिटी पूछेंगे, पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस पूछेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछेंगे, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पूछेंगे, हर बार सवाल इस पे दिख रहा है, जो उन्होंने बता रखा है वो हर बार वो पूछ रहे हैं। मैथ का एक ऐसा सिलेबस है कि जो उन्होंने बता रखा है वही पूछते हैं। जीएटी के सिलेबस में ये कुछ डिफाइन नहीं है सर, जीएटी के सिलेबस में उन्होंने लाइन लिख रखी है कि भैया हम मॉडर्न हिस्ट्री पूछेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पूछना है उन्हें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, चाहे कोई बोल दे हम इतनी अच्छी तैयारी करा देंगे, लेकिन आपको सच बता दूं, आप ये मान के चलो चाहे जितनी ज्यादा आप तैयारी कर लो उधर वाले पोर्शन में, लेकिन आप स्कोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है कि सर आप पूरी चीजें याद रख पाओगे ना आप कवर कर पाओगे। ये सिलेबस आप याद रख सकते हो, सवाल आप लगा सकते हो, लॉजिकल चीजें हैं, स्कोर यहाँ पे ज्यादा हो सकता है कंपैरेटिवली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सर मैथ्स में तभी, क्योंकि उन्होंने सिलेबस डिफाइन पूरी तरीके से कर रखा है, उन्होंने बता रखा है कि सर हम क्या क्या पूछेंगे, कैसे कैसे सवाल देंगे, हम क्या क्या बात करेंगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस में बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन, रेंज, ग्राफ ऑफ फंक्शन, सवाल बताओ कब नहीं आते, डोमेन पे हमेशा सवाल दिख रहा है, रेंज पे दिख ही रहा है, सर कोडोमेन, डोमेन रेंज कोडोमेन में एक ना एक सवाल बनेगा ही बनेगा, हर बार बनेगा। इसके बाद में नोशन ऑफ लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट्स, एग्जांपल्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स पे सवाल है सर कि मॉड वाली लिमिट है, sin x by x वाली लिमिट है, सिंपल इन पे बेसिक सवाल बने हुए हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, सर ज्योमेट्रिकल फिजिकल इंटरप्रिटेशन मतलब जैसे स्लोप वगैरह की बात करते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन डेरिवेटिव ऑफ सम प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, हर चीज देखो दे रखी है। कंपोजिट फंक्शन आप बताओ, आपको नहीं दिखा सवाल, अब की बार सवाल हर बार दिख रहा है, कंपोजिट फंक्शन पे f के अंदर एक और फंक्शन लिखा उसका डिफरेंशिएशन बता दो। इस तरह से उन्होंने बता रखा है कि सर हम ये पूछेंगे, फिर भी अगर आप तैयार करके नहीं जाते हो तो गलती किसकी है, आपकी है। फिर भी अगर आप ऐसी जगह पे पढ़ रहे हो जहां पे चीज नहीं पढ़ाई जानी, गलती किसकी है, आपकी है। सर मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, सिंपल ये सब कुछ उन्होंने बता रखा है, सर हम ये चीजें पूछेंगे। आगे बढ़ जाए तो मैथमेटिक्स में फिर इंटीग्रल कैलकुलस या फिर एरिया अंडर द कर्व वाली बात करो, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो साफ साफ लिखा है, इंटीग्रेशन है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, हाँ कि सर इनवर्स होता है तो कुछ फार्मूले बेसिक पूछेंगे आपसे। इंटीग्रेशन बाय सॉल्यूशन एंड बाय पार्ट्स, सर सब्स्टिट्यूशन और पार्ट्स बाय पार्ट्स करके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक फंक्शन, है ना, ये लिख रखा है हाइपरबोलिक फंक्शन, लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, हाइपरबोलिक फंक्शन खैर इतना आता नहीं है, राइट, बट इनवर्स वाले कुछ सवाल बनते हैं तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं अभी बताऊंगा कि क्या 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 आपको पढ़ना क्या क्या एक्चुअली में। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, डिटरमिनेशन ऑफ एरिया ऑफ प्लेन रीजन्स बाउंडेड बाय कर्व्स, एप्लीकेशन, हर बार सवाल दिख रहा है सर, एरिया पे हर बार सवाल आ रहा है, तो ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो उन्होंने बताया ना और ना पूछ लो, मतलब उसके अलावा और कुछ पूछ लो नहीं, सर उन्होंने साफ साफ बता रखा हम ये पूछेंगे, वही पूछ रहे हैं। वो जिस चैप्टर में होता है वो सब कुछ पूछ सकते हो, पूरा चैप्टर लिख के दे रहे हैं, ये पूछेंगे। फिर उन्होंने आगे बोला कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरियस टाइप्स, एग्जांपल्स, कुछ वेरियस टाइप जैसे लीनियर हो गया और वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इस तरह से। एप्लीकेशन इन प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ एंड डीके, ग्रोथ एंड डीके का सवाल 2022 में एक बार आया था, जहां पे आप देखोगे रेडियोएक्टिव वाला सवाल था, उसके अलावा भी ग्रोथ और डीके पे इतने सवाल नहीं आए हैं, बट इन फ्यूचर देखे जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने सिलेबस में लिख रखा है सर, है ना, सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ। फिर आते हैं सर अगली बात, 10 सिलेबस पार्ट 7, सर वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर in 2 and 3 dimensions, magnitude and direction of vector, unit and null vector, addition of vectors, scalar multiplication of vector, scalar product, dot product, two vector, vector product, cross product of two vectors, application, work done by a force and moment of force, and in geometrical problems। आप साफ देखो, moment of force और work done by a force पे सीधे सावाल आया था पिछले बार 2024 फर्स्ट में, सीधे सवाल वहां पे लिखा हुआ है। आप अगर ये नहीं पढ़ के आ रहे हो तो फिर आप क्या है मतलब, राइट। आप अगर वेक्टर जो मैंने YouTube पर ही पढ़ा रखा, वहां पे देखोगे साफ साफ हेडिंग डाल के मैंने पढ़ाया है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट एंड नल वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, हेडिंग डाल के हर चीज पढ़ाई है, हर चीज समझाई है मैंने कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे चीज होती है, वहां पे वो चीज होती है, हर चीज एक्सप्लेन करिए। ऑफ कोर्स YouTube पे भाई 2-2.5 घंटे में इतना एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है वो छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। 11th और 12th दोनों सालों में जो पढ़ाया था उसके अलावा भी सिलेबस में कुछ पॉइंट्स हैं जो पढ़ने हैं हमें। तो सोचो आप 2 साल का सिलेबस है, मैं आप खुद सोचो 1 महीने के अंदर कवर होने के चांसेस हैं ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं है। और मैं अगर कोई कवर भी करता है तो फिर वो कवर कर सकता है जो खुद को जिसे समझना हो, जैसे मेरे को समझना तो मैं कवर कर लूंगा 1 महीने के अंदर,
पर आपको समझना है आपके अटेम्प्ट की बात है। अगर एक बार नहीं हुआ तो आपका अटेम्प्ट गया, 6 महीने बाद फिर वो आपको मिलेगा, और हो सकता है लास्ट हो तो फिर मिले भी ना। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने इस तरह से आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। इस बार स्टैट्स का क्वेश्चन कुछ कम दिखे कंपैरेटिवली, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि अगली बार भी कम दिखेंगे, ज्यादा भी दिख सकते हैं, राइट। स्टैटिस्टिक्स में आपको सबसे पहले डेटा पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ, संचय बार हम बात हिंदी में बोलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, देखो सबसे लेगा पाई चार्ट। पाई चार्ट पे सवाल बताओ, नहीं दिखता। पीवाईक्यू अगर किसी बच्चे ने लगा रखे तो उसको दिखेगा। और आपके पास अगर पीवाईक्यू की बुक नहीं तो भैया 9 रुपए में केवल अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर पड़ी हुई है। 2017 से लेकर 2024 तक सारे सोल्यूशन के साथ में केवल 9 रुपए की किताब है यार, 9 रुपए की, केवल 9 रुपए की, बस 9 रुपए की बुक है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो सारे सोल्यूशन के साथ में। इधर उधर टेलीग्राम पे इधर उधर भागने से, दौड़ने से अच्छा 9 रुपए कितने होते हैं यार। वो बस केवल एप्लीकेशन को मेंटेनेंस के लिए हमें लगाने पड़ते हैं, तो हम उसे 1 रुपए की भी ना करें, हम तो फ्री में करते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, राइट। तो 9 रुपए में आप इन सारी चीजों की तैयारी कर सकते हो। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, ये प्रोबेबिलिटी की बात है सारी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो सब कुछ। और आप इसमें हर एक हेडिंग देख लो, और आप जाके प्रोबेबिलिटी जो मैंने पढ़ाई है यूट्यूब पर वो देख लो। जो बैच में पढ़ाई वो तो अलग ही बात है भाई, वो वीडियो आपके पास तो नहीं होगी, बट हाँ जो यूट्यूब पर पढ़ी वहां पे आप देखो, मैंने हर एक चीज की हेडिंग बकायदा डाल के, क्योंकि सिलेबस देख करके बनाए ना, लेक्चर सिलेबस देख करके पढ़ाया मैंने कि सर सिलेबस में क्या है, सब कुछ नहीं पढ़ सकता सर। हमने तो एमएससी कर रखी सर मैथ में, हम तो चाहें तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ही 2-4 महीना पढ़ाते रहे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। हम लोग तो 6-6 महीना पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बात समझ में आ रही। तो सिलेबस देख के सर सारी चीजें पढ़नी है, हर चीज सिलेबस देख के कवर करनी है। देखो हर चीज में लिखी हुई है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल मिलेंगे, राइट। एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा है तो सर रैंडम एक्सपेरिमेंट के सवाल, बेस थ्योरम लिखा है तो बेस थ्योरम के सवाल मिलेंगे। यहाँ पे आप देख लो, कोई भी चीज देख लो, एलिमेंट्री थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, आप सिंपल प्रॉब्लम्स आप देख लो, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, हर चीज के सवाल वहां पे गिवन है, सवाल ही गिवन है, सीधे सीधे लिखा हुआ है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का सवाल लिखा हुआ है, बेस थ्योरम का सवाल लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल लिखा हुआ है, क्लासिकल जो डेफिनेशन है उस पर सवाल सीधे सीधे आया है प्रोबेबिलिटी का। स्टैटिस्टिक्स में देखो यहाँ पे जो इन्होंने लिख रखा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, सवाल देखो तीनों में से एक ना एक पे सवाल तो दिख ही रहा है हर बार। क्या नहीं दिख रहा है सर, आप बताओ। हर बार वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन पे सवाल आ ही रहा है, कोरिलेशन रिग्रेशन साफ साफ लिख रखा है, सवाल पूछ ही रहे हैं, हर बार पूछ रहे हैं। ये जबकि 11th-12th का टॉपिक भी नहीं है, जो नॉर्मल बोर्ड्स की तैयारी करते हैं उनके में तो नहीं है सर, तब भी सवाल आ रहा है। करना है सर, हमें पढ़ना है इसे, राइट। तो ये होता है हमारा पूरा सिलेबस यहां तक खत्म। इतना सिलेबस है, केवल देखो मैं सिलेबस पढ़ के बता रहा था, मैंने कोई डिटेल में चीज नहीं बताई, तब मुझे इतना समय लग गया। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, आराम से सिलेबस आपने लिख लेना कि सिलेबस में है क्या क्या। अब सर बात आती है सर व्हाट टू स्टडी, सर पढ़े तो पढ़े क्या, सब कुछ पढ़ना चाहिए क्या। देखो मेरा ऐसा मानना है, जिस तरह से एग्जाम अब आ रहा है, जिस तरह से पेपर अब बन रहा है, तो उसमें है क्या। अभी तक क्या होता था कि पर्टिकुलरली बच्चे कुछ चैप्टर सेलेक्ट करते थे, और चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद में वो चैप्टर को कवर कर लेते थे, और उसके बाद में वो 30-35 क्वेश्चन तक उन्होंने तैयार कर लिए चैप्टर से, वही जाकर के उन्होंने करके वो चले आए। लेकिन इंडिया वाले अब हो चुके हैं थोड़े से चालाक। चालाकी मतलब क्या है कि वो उन्हें भी पेपर कठिन थोड़ा बनाना है, तो अब क्या कर रहे हैं, 2024 सेकंड वाले पेपर में मत जाना, ऐसा पेपर जरूरी नहीं अगली बार आए, अगली बार पेपर टफ आएगा। और क्यों आएगा मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्यों आएगा, राइट, ये भी दिखाऊंगा। एनडी वाले हो चुके हैं थोड़े चालाक। वो करते क्या है बेटा, पहले क्या था, पहले वो चीजें जैसे इजी क्वेश्चन मिलते थे, आप 2014, 15, 16 के पेपर अगर उठा करके देखो तो आपको खुद लगेगा कि बड़ी आसान से पेपर है, बड़े आसान से पेपर है। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, जैसे चीजें बदलती जा रही हैं, पेपर टफ होता जा रहा है, पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है। पहले क्या होता था कि एक चैप्टर एक सवाल, एक चैप्टर एक क्वेश्चन। मैं इस बात ये क्यों बोल रहा हूं, एक चैप्टर एक क्वेश्चन का मतलब है बाइनोमियल थ्योरम उठाया, बाइनोमियल थ्योरम का सवाल दिखा, अच्छा ये सवाल है, उठा के बाइनोमियल थ्योरम का सवाल डाल दिया। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अभी क्या हो रहा है, जो करंट सिनेरियो उसमें क्या हो रहा है, करंट सिनेरियो ये है बेटा कि अभी 2 से 3 चैप्टर और एक सवाल। मतलब क्या है कि कई सारे चैप्टर को मिक्स करके भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। कई सारे चैप्टर को, प्रोबेबिलिटी का सवाल है उसमें एपी जीपी उठा के लगा दिया, सीक्वेंस उठा के लगा दिया। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, क्वाड्रेटिक लिख के दे दी कि बताओ रूट्स रियल इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, रूट्स रियल होंगे ये कंडीशन पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी भी निकालना आना चाहिए, तभी दोनों को मिलाकर के आप आंसर बता पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल उठाया, वहां पे सीक्वेंस लगा दी कि सर ये जो एंगल दे रखे हैं ये एपी में है, जीपी में है, एचपी में, व्हाटएवर इट इज। तो आप, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल केवल दे रहा हूं, तो यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए सारे बेसिक चैप्टर्स का। जब तक वो आइडिया नहीं है तब तक आप सवाल वहां पे पूरी तरीके से सॉल्व शायद ना कर पाओ। तो इसलिए
मैं एक बात बोलूंगा कि सर हर चैप्टर का बेसिक पढ़ने की तैयारी करो कि सर बेसिक हर चैप्टर का आपको कवर होना चाहिए। बेसिक मतलब जैसे सीक्वेंस में एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, बेसिक से पढ़ लिया, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने का मन है तो नहीं गया सर। प्रोबेबिलिटी में बेसिक पढ़ लिया है कि सर अगर अच्छा फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, ये सब पता चल लिया। स्टैट्स में बेसिक पढ़ लिया कि मीन मोड मीडियन। सर अगर कोई चैप्टर आप पूरी तरीके से नहीं पढ़ना चाहते हो, मैं उस केस में बता रहा हूं कि आपने बेसिक कवर कर लिया। कैलकुलस हो गई, कई सारे बच्चे कैलकुलस को छोड़ के भागते हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि कैलकुलस भैया अगर आप बेसिक तैयार कर लोगे, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, कुछ पर्टिकुलर चीजें कि अच्छा ऐसा सवाल आएगा तो ये करके आना है, ऐसा सवाल आएगा तो वो करके आना है, ऐसा अगर आपने कर लिया तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। तो हर चैप्टर का आप अगर बेसिक कवर कर लेते हो, सबसे पहले आपको बेसिक कवर करना ही है। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है, राइट, बट मैं तो ये कहूंगा कि भैया हर चैप्टर का बेसिक कवर करके जाओ, वो हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, करंट सिनेरियो ऐसा है कि पहले क्या था कि सर वो जैसे उसने बोल दिया कि स्टैट्स के हम भैया 5 साल से 8 सवाल 10 सवाल पूछेंगे, तो पूछ रहा था हर बार, लेकिन अब क्या कर रहा है, कभी कभी चैप्टर ही मिस हो रहे हैं पूरे, राइट। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो बहुत ज्यादा आती थी, बहुत सरल सवाल उसके आते थे, वो सवाल अब कठिन हो रहे हैं, कठिन होने के साथ में सवाल भी कम हो रहे हैं। तो अगर सवाल कम हो रहे हैं तो सर समस्या है, क्योंकि अगर आप गए ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से लगी, सर हम 15 सवाल वहां पे करके आएंगे, हर बार का ही था 15 सवाल आते थे, लेकिन इस बार हुआ क्या, केवल 7 सवाल वहां पे दे रखे हैं और 7 सवाल कठिन है। ऐसे सवाल हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे, और अगर ऐसा सवाल कोई भी आता है जो आपने पहले नहीं देखा है, तो आप यकीन मानो वो सॉल्व करने में आप वहां पे आपके पास समय नहीं होगा सॉल्व करने में। अगर समय आपने लगा दिया था तो बाकी के सवाल छूट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल होता है। तो अब कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर के भरोसे जाना थोड़ी समझदारी कम है। अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर के भरोसे जाते हो कि हाँ सर अपन ये चैप्टर कर लेंगे, वो चैप्टर कर लेंगे, इसके केवल भरोसे जा रहे हो, तो ये ज्यादा समझदारी का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, आप ये मान लो, राइट। अच्छा, तो सर अब हम करें क्या? आपको करना है हर चैप्टर का बेसिक कवर करना है, बेसिक कवर हर चैप्टर करना है, और जो चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हो, वो आप एडवांस तक उसमें जाओ। एडवांस तक मतलब ये नहीं कि जे एडवांस के सवाल लगा रहे, नहीं, जे एडवांस से मैं बिल्कुल भी इन सारी चीजों से बच्चों को दूर रखता हूं। मैं जो चीजें बता रहा हूं बस आपको वो करनी। एडवांस का मतलब है आप इसके एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा लो और प्रीवियस ईयर सारे लगा लो, और कम से कम 2-2 3-3 बार लगा लो। सारे के सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन लगा लो आप, एनसीईआरटी, और सारे के सारे पीवाईक्यू लगा लो, और कम से कम 2 से 3 बार लगा लो। कम से कम, ये 2 से 3 बार है, कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कम से कम कितनी बार? 2 से 3 बार, कम से कम। हर एक सवाल एकदम, ये नहीं कि आंसर नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि अच्छा इसका कॉन्सेप्ट क्या था। हर एक चैप्टर, जैसे मैट्रिक्स आपने उठा लिया तो मैट्रिक्स का हर एक प्रीवियस ईयर, लगभग पिछले 6-7 सालों का हर एक प्रीवियस ईयर, और एनसीईआरटी का हर एक सवाल आप लगा लो। बाकी किसी अच्छी जगह से आप मॉक दो, किसी अच्छी जगह से, अच्छी मतलब कि ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन जो उन्होंने 3 साल 4 साल पहले बनवा लिए थे वही सवाल बार बार दिए जा रहे हैं आपको मॉक के नाम पे, वो नहीं। अच्छी जगह पे जिसने बनाया हो, जिसने प्रॉपर्ली हर बार वो बना रहा हो। जैसे हम क्या करते हैं कि हम हर बार हर सेशन में अलग मॉक्स क्रिएट करते हैं, अप्रोच देखते हुए कैसे सवाल आए, फिर उसके अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग हमने अगला मॉक सेट किया। तो ऐसे मॉक आप दो अच्छी जगह से, राइट। उनकी एनालिसिस करो क्या चीजें हो सकती हैं, और उनपे ट्राई करो कि ये जो चैप्टर आप एडवांस में तैयार करके जा रहे हो, इनके सवाल छूटने नहीं चाहिए सर, इनके सवाल छूटने नहीं चाहिए। ये आप छोड़ ही नहीं सकते, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा, अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना इन चीजों को, ठीक है। तो ये आपको चीजें तैयार करनी, बेसिक सारे चैप्टर्स का, और जहां तक आप जो चैप्टर पढ़ना है तो उसका एडवांस, लेकिन हर एक चीज। उम्मीद करता हूं बात इतनी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगली चीज पर, है ना, अगली चीज पर, एनालिसिस ऑफ एग्जाम लेवल्स, राइट। कि सर एग्जाम लेवल थोड़ा बता देते हैं एनालिसिस वगैरह करके। देखो 2018 में क्या हुआ, ये आपको डेटा दिख रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूं, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है लेकिन आई होप दिख रहा होगा। 2018 में क्या हुआ सर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट में सर कट ऑफ गई 338 टोटल, ये मैथ प्लस जीएटी है, एक्चुअली मैथ प्लस जीएटी है। फिर 325, 2019 में 342, फिर 346, 355, और 2020 में एक ही पेपर हुआ, क्योंकि 2021 में 343, 355, 360, 316, 301, 292। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। कट ऑफ देखो 338, 325, 340, 346, 355, मतलब 360 तक नहीं जा रही थी कभी भी, 360 तक कट ऑफ कभी नहीं जा रही थी, सबके लगभग ऐसे स्कोर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही कट ऑफ ने देखो 355, 360 का आंकड़ा टच किया, तो इंडिया वालों को समझ में आया कि सर हम जो पेपर है वो काफी थोड़ा हमने इजी बना दिया है, ज्यादा इजी बना दिए हैं। अब उन्होंने किया क्या कि उन्होंने सीधे सीधे पेपर बनाना शुरू किया कि भैया अब लो 22 सेकंड, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी आ गई कि सर बच्चे परेशान हो गए। 23 फर्स्ट 301, 23 सेकंड 292 आउट ऑफ 900,
कि 300 मैथ में केवल बेटा और 600 जीएटी में, उसमें से ये कट ऑफ चल रही है। कट ऑफ आप समझ रहे हो। 2024 फर्स्ट में भी मैं ऐसा मानता हूं कि जो कट ऑफ है सेक्शनल जो मैथ की होगी वो 60 नंबर ही होगी, राइट, और 20% कह रहा हूं। जो टोटल गई होगी है ना सम, वो 330 या 40 के अराउंड, ऐसा 300 के ऊपर ही या थोड़ा सा प्लस माइनस 10% आप कर लो, इतना ही गया होगा। 24 सेकंड में है ना, मैं इसमें मैंने बताया 300 प्लस माइनस 10%, राइट, प्लस माइनस 10% की मतलब 10% ज्यादा है 10% कम। 2024 फर्स्ट में अभी तक कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई है, दीज आर ऑल प्रेडिक्शंस ओनली, दीज आर, ये सारी ऑफिशियल कट ऑफ्स हैं, ठीक है सर। 2024 सेकंड में जो हुआ अब की बार पेपर जो भी 5 दिन पहले हुआ है, इस पेपर में जो कट ऑफ है, क्योंकि पेपर सरल आया है और इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो कट ऑफ अभी हम कुछ नहीं, इस पे कमेंट कोई नहीं करेंगे, किसी बच्चे को डिमोटिवेट या हम डिमोरलाइज नहीं करना चाहते, बट आप ये खुद से सोचो कट ऑफ सर ऐसी जा रही है तो ये कट ऑफ कैसी जाएगी इस बार। पेपर भी आसान था, पिछले बार ये कट ऑफ आप देखो जब पेपर कठिन थे, 23 सेकंड 23 फर्स्ट 24 फर्स्ट के पेपर को देखते हुए 24 सेकंड का पेपर जैसा था, आप कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हो, राइट। कट ऑफ का अंदाजा मैं ये आप पे छोड़ता हूं, राइट, बिल्कुल पूरी तरीके से आप पे कट ऑफ का अंदाजा आप खुद लगा लेना। अब अगर बात करें 2025 फर्स्ट में होगा क्या सर, मैं कोई डरवा नहीं रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मुझे, बस ये सारी चीजों को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए, सब कुछ देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं बात कि अगर कट ऑफ 2024 सेकंड की आसान गई कि गई 360, मतलब थोड़ी ज्यादा गई क्योंकि पेपर ऐसा ही रहा, गई कर 360, आप ये लिख करके ले लो कि 2025 की कट ऑफ भैया वो 300 के अराउंड ही रखेंगे। और कट ऑफ 300 के अराउंड रखने का मतलब क्या है कि पेपर को थोड़ा सा लेवल पेपर का बढ़ाया जाए सर, क्योंकि पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे सीधे वही छप के आ रहे हैं। ये 2014, 15, 16 में हुआ करता था, अब नहीं होता सर, अब डिजिट चेंज होती, लेकिन इस बार उन्होंने डिजिट भी चेंज नहीं करी, इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो अब क्या होगा, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस बार पेपर की तैयारी अगर आप चाहते हो सच में सिलेक्शन लेना तो आपको जी तोड़ करनी पड़ेगी, मेहनत दमदार होनी चाहिए। आप अगर देखो कट ऑफ का सिंपल, मैं यहाँ पे चार्ट भी बना के लाया हूं, अगर आप चार्ट को देखो सर, दिस इज द चार्ट, आप कट ऑफ को देखो तो कट ऑफ हमेशा 300 से 400 के अराउंड रही है, 300 टू 400 के बीच में। ये देखो आप, ये सब 2018 फर्स्ट सेकंड ये सारी कट ऑफ है ना, ऑफ कोर्स नंबर नहीं दिखे, नंबर मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, सारे कट ऑफ है, ये सारी की सारी है। तो जो कट ऑफ है वो 300 से 400 के बीच में रही है। जो सेफ अगर स्कोर कोई करना चाहता है तो सेफ स्कोर उसको यहाँ पे देख करके समझ में आ रहा होगा, आई थिंक इतने तुम ना समझ नहीं हो, सेफ स्कोर यहाँ पे 400 प्लस का टारगेट लेकर के तुम्हें चलना चाहिए हर बार, अगर कोई भी अटेम्प्ट तुम इंडिया का दे रहे हो तो 400 प्लस का, ताकि जो नॉर्मल बच्चा कट ऑफ कर रहा है उससे तुम हमेशा ऊपर रहो। एसएसबी में इतने अच्छे नंबर नहीं आए तो ऐसा ना हो मेरिट आउट हो जाओ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए 400 प्लस तुम्हें चीजें करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सर कंपटीशन कितना है ये भी सुन लो, मैं यहाँ पे सब चीज चार्ट मैथ वाला पूरा मामला बना के लेके आया हूँ कि सर किस तरह से क्या कंपटीशन है, लेवल क्या है। 1.3% सिलेक्शन है केवल रिटर्न में, 5 से 6 लाख बच्चा एग्जाम देता है 2021 में, पीआईबी का ये आंकड़ा है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो वो खुद अपने आंकड़े जारी करती है, उसमें आंकड़े में 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, मैं उसी आंकड़े को एक मैंने मान करके बनाया है। 7 से 8,000 बच्चे हर बार रिटर्न में सेलेक्ट होते हैं, तो उसको देखते हुए ये बात यहाँ पे दिख रही है कि सर 1.3% जो है वो हमारा सिलेक्शन रेट रहा है, कि अगर मान लो 100 बच्चा एग्जाम देने गया है तो उसमें से 1.3 मतलब क्या है कि अगर सर 1000 बच्चा एग्जाम देने गया है तो 13 बच्चे केवल वहां पे सिलेक्ट हुए हैं रिटर्न में, 1000 बच्चों में 13 बच्चे, राइट, रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं केवल। अब फाइनल की जरा सा बात कर लें तो जितना बच्चा बैठा है उसमें आप देख सकते हो कि सर 0.06% से भी कम है सिलेक्शन होना, 0.06% से भी कम है। इसका मतलब है कि अगर 10,000 बच्चा एग्जाम देने गया है तो उसमें से केवल 6 बच्चा सिलेक्ट होगा, बस 10,000 बच्चा अगर एग्जाम देने गया है तो उसमें से 6 बच्चा केवल फाइनली सिलेक्ट होगा। आप सिलेक्शन रेशियो देखो, जेई मेंस की तरह नहीं कि सर नंबर कम भी आ गया कोई छोटा वो दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, कोई और कॉलेज मिल जाएगा, सर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एक ही इंस्टीट्यूट है वही मिलेगा और वो 10,000 में से केवल 6 बच्चों को मिलेगा बस। मैं डरवा नहीं रहा हूं, मैं केवल यहाँ पे आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं कि सर सच्चाई क्या है यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि जिस चीज की आप तैयारी करने जा रहे हो कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर, एनडीए में जाना छोटी बात नहीं है सर। 19 साल 20 साल 21 साल की एज में आप एक ग्रेड ए ऑफिसर बन जाओगे, कोई छोटी बात नहीं है सर। तो 10,000 में 6 बच्चे, 10,000 में 6 बच्चे केवल सिलेक्ट हो रहे हैं फाइनल में जाकर के, फाइनल से बाहर भी हो रहे हैं
ऐसा भी हो रहा है कि 700 बच्चे रिकमेंड होकर के आ चुके हैं, लेकिन सर सीट्स हमारे पास अप्रॉक्स 400 हैं, तो 400 बच्चे ही वहां पे सिलेक्ट किए जा रहे हैं। तब इस बात को भी समझो कि ये छोटी बात नहीं है एग्जाम को क्लियर करना। अभी लाइनें दिख रही होगी कि यहाँ पे तो खैर रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप लाइन में दिखोगे भी नहीं, ये भी आप समझ लो। 5 से 6 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से अगर इतने बच्चे 0.06% वहां पे केवल सिलेक्शन रेट है, तो अब देखो फिर क्या कहानी है, कंपटीशन कितने लेवल ऊपर जा चुका है। अब स्टार्ट करते हैं माइंड मैप से कि सर क्या माइंड मैप होना चाहिए। अभी तक हमने समझा कि सिलेबस क्या है, कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। मैंने थोड़ा रफ आइडिया दिया है कि आपको बेसिक पढ़ना है, ये चीजें करनी है, बट एक्चुअली में जैसे आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर कोई आप तैयारी कर रहे हो, तो क्या आपका रोड मैप होना चाहिए पूरी चीज को कवर करने का। तो वहां पे इस बात का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप सबसे पहले इस बात पर ज्यादा फोकस करो कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट से पढ़ो। कॉन्सेप्ट मतलब कि कोई चीज समझ के पढ़ो, क्योंकि सवाल रिपीट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर रिपीट भी होंगे तो 4-5 साल रिपीट होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते बेटा। बाकी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट के बाद में आप अपने क्लास नोट्स तैयार करो। क्लास नोट्स आप बनाओ, अपने हैंड रिटन खुद के बनाओ हमेशा, चाहे आपके पास कोई किताब रखी हो, चाहे कोई भी नोट्स रखे हो, बट आप किसी दूसरे बच्चे के हो, आपको बड़े अच्छे लग रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि आप जब खुद के नोट्स बनाते हो आपको पता होता है, आपके माइंड को पता होता है कि आपने कौन सी चीज कहां पर लिखी है, राइट। तो कल को अगर आपको रिवीजन करना होगा तो वो नोट्स आपके हेल्पफुल रहेंगे, राइट। दूसरी बात क्या है कि सर आप प्रैक्टिस, फिर आप क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स बना लिए, फिर आप सवालों की प्रैक्टिस करो। जो चीजें क्लास में कराई जा रही हैं, फिर आप कहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हो खुद से, तो आप प्रैक्टिस करो। आप किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो तो आप प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस करे मैथ नहीं आने वाली है, ये आप लिख के ले लो। आप प्रैक्टिस किसी कर सकते हो, पीवाईक्यूज की कर सकते हो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की कर सकते हो, या फिर आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अगर कोई चीज ऐसी प्रैक्टिस सेट्स दिए जाते हैं तो उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, राइट। सर ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डाउट सोल्यूशन। अगर आपके डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं इन द क्लास और आफ्टर द क्लास, की क्लास में या तो या फिर क्लास के बाद, और अगर वो आप क्लियर नहीं कर पाए, अगर आप अपने टीचर से नहीं पूछ पाए, तो आप ये मान के चलो, आप ये समझ लो कि सर आपको उस पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन जो दे रखा होगा उसको करने में हमेशा डाउट्स आपके उन्हें बने रहेंगे कि क्या हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। डाउट्स नहीं रहने चाहिए। अगर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कोई क्लास का माहौल है वहां पे पढ़ रहे हो, कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि अगर क्लास में डाउट्स क्रिएट होता है तो आप उसको वहीं पर पूछो, आप झिझको नहीं। अगर ऐसी सुविधा आपके इंस्टीट्यूट में नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते, भाई कई सारे लोग क्या करते हैं कि पैसे बस कम खर्च हो इसके चक्कर में करते गए हैं कि बड़े बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले लेते हैं जहां पर वो 2-2, 3-3, 4-4 हजार, 10-10 हजार बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं बैठा के। अब वो जब पढ़ रहे हैं तो उनसे अगर डाउट पूछा भी जाए तो यूट्यूब की तरह होता है कि आप जब तक आपने टाइप किया डाउट तब तक वो कहानी आगे बढ़ गई। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा बचें कि जहां पे आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वहां पे होते नहीं होंगे, अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप मान के चलें कि वो पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है कि हाँ ये चैप्टर आपको आता है, चाहे मैथ की बात हो जीटी की बात हो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो सवाल लगाते समय हमेशा हाथ कांपेंगे कि पता नहीं जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो डाउट सॉल्यूशन मैं मानूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है डाउट सॉल्यूशन, कि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर है देन वेल गुड, अगर नहीं है तो फिर वो चैप्टर आपका बेसिक चैप्टर में आ जाएगा कि हाँ ये चैप्टर आपने पूरी तरीके से तैयार नहीं किया, बस इसके बेसिक चीज आपने तैयार करनी और कुछ नहीं है। और उस सवाल अगर आप फंस गया, जो आपने डाउट था वही सवाल अगर फंस गया तो समस्या रहेगी। जैसे मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं। अभी एक क्वेश्चन आया जो हमारे सीधे मॉक से उठ करके आया, तो fxy ऐसा करके लिखा हुआ था, fxy बराबर ऐसा करके लिखा हुआ था, आपने देखा होगा सवाल पूरा विदाउट डिजिट चेंज, पूरा मॉक सवाल था। तो ये सवाल जब मॉक में मैंने दिया तो बच्चे ने सीधे कॉल करके पूछा कि सर हम ये कैसे चीज याद कर सकते हैं। अब क्योंकि उसके पास सुविधा है कि वो डाउट सीधे मेरे से कॉल करके पूछ सकता है, उसने सीधे पूछा, मैंने उसको समझाया, और जब एग्जाम देके बच्चा है तो सीधे उसने आके मेरे को ये बोला कि सर जो क्वेश्चन मैंने आपसे डाउट पूछा था वो वहां पे क्वेश्चन दिख गया। अगर ये सुविधा ना होती, अगर उसका डाउट क्लियर ना होता, अगर वो उसे ये चीज समझ में ना आती तो शायद वो सवाल छोड़ करके आता। अगर वो सवाल छोड़ गया था तो वो हमेशा उसको लगता कि अगर उसने डाउट पूछ लिया होता तो शायद सवाल ही हमारा सही हो गया होता। तो अगर आपके इंस्टीट्यूट में, अगर आप जहां से तैयारी करो, आप सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि डाउट आपके क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस वाले भी और क्लास वाले भी। बात समझ में आ रही? अब इन सारी बातों के बाद, ये तो सारी मैंने आपको चीज बता दी कि भैया आपको कवर करनी है, आप माइंड में बना लो, बसा लो। जो मेरे दोनों तरफ आपको 6 चीजें दिख रही हैं, ये रामबाण है आपके लिए। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर जेईई मेंस सवाल आएंगे, सर जेईई एडवांस सवाल लगाएंगे। नहीं बेटा, इतना दूर नहीं जाना है तुम्हें, इतना दूर जाना ही नहीं। क्योंकि देखो सिंपल सा एक लॉजिक है, आप कोई पेपर उठा के देख लो, 120 सवाल होते हैं, 120 सवाल आप पूरे कर नहीं सकते, चांस नहीं है सर। आप सवाल मैक्स टू मैक्स, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी तैयारी करके जा रहा है, मतलब बहुत ही, केवल उसने मैथ ही पढ़ के, जीटी उसकी बिल्कुल डब्बा है, क्योंकि उस केस में जीटी डब्बा ही रहेगी,
बहुत अच्छी तैयारी करके आ रहा है, मैक्स पहुंचेगा तो 80। कई सारे बच्चे 120 पहुंच जाते हैं, वो केवल गोला भर भर के और कुछ नहीं, सवाल उनके सही नहीं होते, तो वो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात करें मैक्स, अगर कोई बच्चा पहुंचता है तो 80 85, इससे ऊपर सवाल नहीं कर पाएगा वो बेटा, समय नहीं होता, इतना समय होता ही नहीं है। तब मान के चलो, और आपको सवाल कौन से करने हैं? आसान, इजी। आपको कठिन सवालों की ओर भागने क्यों है? आपको जेईई मेंस एडवांस भागने क्यों है भाई? आप जीटी पर फोकस करो, आप जीटी अच्छे से तैयार करो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, इन चीजों को अच्छे से तैयार करो। मैथ को लेकर के इमोशनल कुछ बच्चे हो जाते हैं कि सर हम मैथ में ही सब कुछ करेंगे और बाकी सब्जेक्ट में कुछ नहीं करेंगे, तो उससे कोई फायदा थोड़ी, आपका तो सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना सर, राइट? तो सिलेक्शन कब होगा? जब आप अच्छे सवाल करके आओगे, और जो सवाल करके आओगे, जो, क्योंकि हर एक सवाल का 2.5 नंबर का है भाई, आप चाहे इजी करो कठिन करो, कोई मतलब नहीं उस बात से। तो आप जेईई मेंस एडवांस है सवालों की ओर मत भागना। हाँ, अगर आपके इंस्टीट्यूट में ऐसी चीजें कराई जा रही हैं, आप कर सकते हो, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भैया आपका अटेम्प्ट है, आपकी चीजें आप जानो, आपका इंस्टीट्यूट जाने कैसे वो तैयारी करा रहे हैं। बट जेईई मेंस एडवांस के सवाल हाँ प्रैक्टिस में वो करा सकते हैं कि देखो ऐसा अगर सवाल दिखे तो ये कर लेना, अगर सवाल दिखे तो ये कर लेना, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करने मत बैठना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सवाल आ सकता है और कौन सवाल नहीं आ सकता। आप सारे सवाल लगाने बैठोगे और सवाल क्योंकि आएंगे नहीं तो आप बैठे रहोगे, ये सवाल तुमसे बने नहीं। खुद से सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई अच्छा गाइडेंस वाला है, गाइडेंस आपको दे रहा है तो मानो, राइट? इसके साथ में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहाँ पे बता दूं कि टेलीग्राम जैसी चीजों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि टेलीग्राम में होता क्या है कि 500 पीडीएफ आते हैं हर एक चैप्टर के। अब कोई चैप्टर लोग उसके 500 पीडीएफ आ गए, अब कोई सवाल लगा नहीं लगा, उसमें बच्चा परेशान है। इन सारी चीजों पे मत जाओ। लिमिटेड कंटेंट मल्टीपल रिवीजन, लिमिटेड रिसोर्स मल्टीपल रिवीजन, सर इस बात को आप फॉलो करो, मैथ में भी और जीएटी में भी, ठीक है? इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, सारी चीजों को छोड़ते हुए कंटेंट की फटाफट बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी से ही आपको तैयार करना है अपना पूरा कंटेंट, राइट? कहीं पर भी इधर उधर भागना नहीं है। कुछ चैप्टर जो है एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको फिर बाहर से करने ही पड़ेंगे, बट एनसीईआरटी भी नई वाली नहीं, बहुत सारे इन्होंने चीजें कट कर दी हैं, वो चीजें नहीं, तो थोड़ी पुरानी एनसीईआरटीज हैं उनको रेफर करना है, क्योंकि उनमें सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, वो रेफर करनी है। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू लगाना ही लगाना है सर, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है किसी भी हालत में। कंटेंट में आपको ये रेफर करना है, साथ ही साथ एक अच्छा मॉक टेस्ट, बिना इसके आप मान के चलो आपका सिलेक्शन, ये मान के चलो जो भी आप तैयारी करो वो केवल 40% है, 60% आपकी तैयारी नहीं हुई है सर, 60% आपने करी नहीं है, कोई मतलब नहीं है फिर। मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी से कंटेंट पढ़ना है, प्लस इसके क्वेश्चन सारे होने चाहिए, प्लस पीवाईक्यू होना चाहिए, प्लस एक अच्छा मॉक टेस्ट होना चाहिए। बस ये मोर देन इनफ है आपके लिए मैथ में। कुछ बहुत बड़ी बड़ी डीपीपीज मैंने देखा कि, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आंखों देखे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं जो जेईई वगैरह की तैयारी कराते हैं, उनकी डीपीपीज उठा लाते हैं कि सर हम तो ये सवाल लगाएंगे, हम तो वहां से लगाएंगे वहां से लगाएंगे, और अल्टीमेटली मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ऐसे बच्चों का सिलेक्शन ना होते हुए। नहीं होता सर, होता ही नहीं है, क्योंकि आप इन चीजों को पढ़ो, बस सिंपल जो चीज आ रही है, जो ट्रेडिशनल चीजें उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं सिलेक्शन हो जाता है। जो नई चीज आएगी सबके लिए नई चीज आएगी, कोई उसको नहीं करने वाला, इस बात का ध्यान रखें आप। तो सर पीवाईक्यू पूरा करना है, मॉक टेस्ट और एनसीईआरटी। सर हमारे पास एनसीईआरटी नहीं तो क्या करें? आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो सर, प्रशांत डिफेंस एकेडमी आपको एनसीईआरटी वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सर हमारे पास पीवाईक्यू के सॉल्यूशन नहीं, सर पीवाईक्यू में डाउट है, सर हम क्या करें? सर हमारे पास इतना पैसा नहीं कि जो 1800 रुपए की बुक आ रही है, 800 से लेकर के 1000 रुपए की बुक आ रही है, कई सारी बुक्स में जो सस्ती है थोड़ी, उनमें है क्या कि उनमें सोल्यूशन ही गायब है। आपको स्टार्टिंग में 2-3 पेपर का सोल्यूशन दिखे, उसका सोल्यूशन ही नहीं है सर, आपको दिख जाएगा, ऐसी बात है ना। आप पेपर कोई बुक लेने से पहले उसको पलट के देख लेना, तब बुक खरीदना। तो 800-1000 रुपए फूकने की जरूरत नहीं है सर, आपको केवल 9 रुपए में, राइट? आपको 13 अप्रैल तक आपको बुक मिल जाएगी सर प्रशांत डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन केवल 9 रुपए आपको एक बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में ये पीवाईक्यू की पूरी बुक, हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी है, सारे टेक्स्ट सोल्यूशन है। 2024 सेकंड का सोल्यूशन भी ऐड हो जाएगा आज, ये भी आप समझ लो, 24 सेकंड का भी सोल्यूशन ऐड हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं 24 सेकंड का नहीं, 24 सेकंड का भी सोल्यूशन है, उसके भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन, सारे सोल्यूशन। कहां से लेकर के? 2017 फर्स्ट से लेकर के और 24 सेकंड तक, 2024 सेकंड तक, 24 सेकंड तक, मतलब जो सितंबर में पेपर हो यहां तक, सारे सोल्यूशन, सारी चीजें, ये सब कुछ है केवल 9 रुपए में, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। सीधे सिंपल सीधी बात है। तो ये हो गया कंटेंट का रिसोर्स। अब सर कंक्लूजन क्या है कि सर क्या चीजें हैं जो करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, तो मैं ये आपके थोड़ा विवेक पर छोड़ता हूं, पर आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर ये सारी चीज आप खुद से कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ आप एनसीईआरटी भी खुद से पढ़ लोगे, अगर आप ये चीजें भी कर लोगे, वो चीज कर लोगे, वेल एंड गुड। अगर लेकिन आपको लगता है कि ऐसी चीज आप नहीं कर सकते, आप खुद से शायद नहीं कर पाओगे, इतना सब कुछ यहाँ से कंटेंट उठना, वहां से कंटेंट उठना, ये आपके लिए थोड़ा सा ये टास्क हो रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ मामला, क्योंकि इसमें आपका टाइम जाएगा, ऑफकोर्स टाइम जाएगा भाई। आप खुद से क्वेश्चन चूज करोगे, कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कुछ सवाल फंसेंगे, नहीं आएंगे समझ में, कंटेंट आप खुद से पढ़ोगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, नहीं आएंगे। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, आपके डाउट खुद के होंगे, वो कोई क्लियर नहीं कर, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, भले कितना अच्छा इंस्टीट्यूट, लेकिन वहां पे टीचर डाउट भी बताने नहीं आ रहा है,
अगर ऐसा कुछ भी है तो कंक्लूजन सर ये है कि भैया आप सीधे सीधे, ये बैच है 50 सीट्स ओनली, आप इसे ज्वाइन करो। हर चीज, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे पीवाईक्यू क्वेश्चन हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, एवरीथिंग, हर किताब आपके घर पहुंचेगी, हर मॉक टेस्ट आपके घर पहुंचेगा विद ओएमआर। 50 सीट्स केवल है सर, इनरोलमेंट चालू है ऑलरेडी। मेरा काम है बताना, केवल मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका मन है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप मेरे साथ पढ़ सकते हो, हर एक डाउट आपका सॉल्व होगा। पूरा मैंने कम से कम 30-35 मिनट का वीडियो बना रखा है बैच अनाउंसमेंट करके, क्योंकि बैच में इतनी सारी चीजें मुझे बताते बताते 35 मिनट लग गए थे। कोई ऐसा नहीं रैंडम नहीं बना रखा, पूरा सब कुछ समझाएगी क्या क्या होगा, स्ट्रक्चर पूरा बता रखा है, हर चीज। वहां पे आपको कोई सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है कि सर हमारा सिलेबस क्या है, ये भी देखने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको कोई क्वेश्चन सर ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ भी, कोई क्वेश्चन अलग से, कोई किताब अलग से ना खरीदने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। आपके पास सारी किताबें आपके घर तक पहुंचेंगी। पीवाईक्यू की बुक आपके घर पहुंचेगी, एनसीईआरटी की बुक आपके घर पहुंचेगी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की बुक आपके घर पहुंचेगी, मॉक टेस्ट आपके घर पहुंचेंगे, सारी चीजें आपके घर तक डिलीवर करी जाएंगी फिजिकल फॉर्म में, ताकि आप प्रैक्टिस वहां कर सको। क्योंकि बहुत टाइम तक स्क्रीन देखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलेंगी, सारी क्लास आपको जूम मीटिंग पर मिलेंगी, जहां पे अपने डाउट आप सीरियसली मेरे से पूछ सकते हो माइक ऑन करके। और इस बार के मॉक टेस्ट आपको मैं बता दूं कि सर हमने जो मॉक टेस्ट क्रिएट किए, वहां से आप देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आ रखे हैं। मतलब प्रीवियस ईयर जो रिपीटेड क्वेश्चन, उनकी बात ही नहीं कर रहा, उनकी बात मैं करता ही नहीं हूं सर। प्रीवियस ईयर रिपीटेड, वो तो बहुत सारे बताइए, देखो प्रीवियस ईयर मैंने पढ़ाया था, वो आ गया। प्रीवियस ईयर की बात ही नहीं कर रहा सर, वो तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे। आप केवल, मैंने जो लास्ट के 2 दिन रिवीजन क्लास ली थी, आप उसी को देख लो तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती। इतने क्वेश्चन मैंने उसमें अच्छे से करा दिए थे, और वो क्वेश्चन साफ साफ दिख रहे थे वहां पे। बट उसके अलावा जो सवाल थे, जो प्रीवियस ईयर में कभी नहीं आए, वो भी हमारे मॉक टेस्ट में दे रखे थे। आप ये समझ लो, और नहीं तो आप देख लो, जाके एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ा हुआ, वहां पे लिखा हुआ है। क्यों आया? क्योंकि हम एनालिसिस करते कि ऐसे सवाल आ रहे हैं पिछले, तो आगे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। ऐसे सवाल इस अटेम्प्ट में आए तो अगले अटेम्प्ट में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। इस पे बेस्ड कौन कौन सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, सारी बातों पे चर्चा करके तब बनाते हैं मॉक टेस्ट, तब बनाते हैं कंटेंट, तब बनाते हैं कोर्स को, तब डिजाइन करते हैं। तो कोर्स ऐसा है, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप उसकी चिंता मत करो, आप रजिस्ट्रेशन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है ऑलरेडी, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करो। वहां पे जाकर के आप जैसे रजिस्टर करोगे, आपको सीधे सीधे टीम की तरफ से कॉल आएगा, चीजें बाकी वो एक्सप्लेन कर देंगे, चीजें कैसे क्या करनी है सब आपको पता चल जाएगा। क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि भैया अगर सिलेक्शन लेना है और अटेम्प्ट अपना बर्बाद नहीं करना, अगर अटेम्प्ट बर्बाद करना है देन इट्स अप टू यू, पर अगर अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो चीज हो सकती है मैथ को लेकर के, वो ये है सर, बैच। जो बच्चे 12th अपीयरिंग है उनके लिए भी इसमें ये सुविधा है कि वो संडे को उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग सकती हैं, कि अगर मान लो उनका कोई टॉपिक छूटता है 12th की वजह से, कि वो 12th में जा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं अपने, उनके बोर्ड हैं या फिर कोई प्रैक्टिकल लगा हुआ है, कुछ भी ऐसा है, तो उनके लिए भी अलग से क्लासेस का इंतजाम किया गया, उनके लिए भी अलग से डाउट क्लास का इंतजाम किया गया है। तो सारी सुविधाओं का मतलब जितना भी हो सकता है आपके लिए उतना हमने करने का पूरा प्रयास इसमें किया है। और इसी के साथ अब मैं बोलूंगा कि भैया थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप, बैच वाली बात तो अलग है, बट आई होप अपने स्ट्रेटजी वाली वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी कि सर क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी चाहिए, जिससे हमारा सिलेक्शन और अच्छे से हो जाए। और बिल्कुल सिलेक्शन होगा सर, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप सही रणनीति बना के मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा। अगर आपने सही रणनीति नहीं बनाई, सही स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, चाहे जितनी आप मेहनत कर लो। ये बात बिल्कुल तय है, राइट। आपको जाना वेस्ट साइड में है, पश्चिम साइड में है, लेकिन आप मेहनत पूर्व की ओर जाने में कर रहे हो, तो कभी आप पश्चिम दिशा में जो आपका गोल है वहां पे अचीव उसको नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा लॉजिक है, और इस बात का आप ध्यान रखें अपनी पूरी तैयारी में। मैं बहुत ही जल्द नए नए वीडियोस, नए नए तरीके लेकर के आता रहूंगा, जहां पे आपकी तैयारी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं समझाता रहूंगा। अगर चैनल अच्छा लगता है तो यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, है ना, करो। इसे किसी भी जो सिंसियर एस्पिरेंट हो उस तक पहुंचाओ, उसे बताओ कि सर ऐसी चीजें हैं, बिल्कुल है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।